Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture and my lecture number is 109 for intro part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. And in this lecture we are studying about the covalent crystals. कोवेलेंट क्रिस्टल्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन, मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है. मैंने उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन की है जो कि हमें कोवेलेंट क्रिस्टल्स को समझने में बहुत हेल्प करती हैं. अब हम एक एग्जांपल के तौर पे एक मॉलिक्यूल लेंगे कोवेलेंट क्रिस्टल का, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, उसके अंदर किस तरह से एटम्स अरेंज हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें मज़ीद जो है डीपली हम अंडरस्टैंड कर सकें कि कोवेलेंट क्रिस्टल्स किस तरह से बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जिनको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. और उसके अलावा आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में सुना होगा सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के बारे में कि किस तरह से वो एग्जिस्ट करता है, उसमें किस तरह से जो दोनों आयंस हैं वो अरेंज हुए हुए हैं और किस तरह से वो इसको प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करते हैं. सो नाउ वेल डिस्कसिंग अबाउट डायमंड हमें कोवेलेंट क्रिस्टल्स के बारे में जानने में आसानी होगी. साथ ही साथ आप कंपेयर कर सकेंगे कि एक कोवेलेंट क्रिस्टल के स्ट्रक्चर किस तरह का होगा और एक आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और क्या किस तरह ये इन दोनों के अंदर डिफरेंट है कि किस तरह स्ट्रक्चर जो है आयनिक क्रिस्टल का बिकॉज ऑफ आयंस डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू डायमंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल एटम्स इन इट. सो डायमंड की अगर बात करें इट इज़ वन ऑफ द एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बन. डायमंड की बात करें इसके अंदर कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन्स बनाते हैं. डायमंड इज़ अ जाइंट मॉलिक्यूल, तो इट इज़ वन ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म. ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट भी एक और एलोट्रॉप है कार्बन का जिसके अंदर कार्बन के साथ अटैच होकर लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. सो इज़ द डायमंड जिसमें कार्बन एक दूसरे के साथ इस तरह से प्रेजेंट होकर एक जाइंट मॉलिक्यूल बन जाता है. अगर हमें इसको समझना है डायमंड को, तो मैंने कहा है क्योंकि डायमंड इट इज़ मेड अप ऑफ द एटम ऑफ कार्बन. इसके अंदर कार्बन के एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और वो लॉन्ग चेन्स की सूरत में बनाए होते हैं ताकि वो एक ह्यूज बिग मॉलिक्यूल बन सके. सो टू अंडरस्टैंड दिस डायमंड मॉलिक्यूल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द कार्बन. कार्बन की अगर हम बात करें इसके आउटर मोस्ट शेल में जब भी हम बॉन्ड की बात करते हैं, ये कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया या किसी और एटम के साथ किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया है, तो हर दफ़ा बॉन्डिंग में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं. दैट इज़ वाई फ्यूचर में भी जब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो बेसिकली हम कंसिडर करेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बॉन्ड एंड फॉर द टाइप ऑफ बॉन्ड किस तरह का होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये पहला स्टडी करने लगे हैं, हम लोग स्टडी करेंगे कार्बन के बारे में. अगर कार्बन के शेल के बारे में देखें, इस एटम को देखें, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि किसी भी एटम के पास मैक्सिमम वैकेंसी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की कि किसी भी एटम के शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स वो एडजस्ट कर सकता है. सो कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ वैकेंसी कितनी है यानी कि कितने मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके इस शेल के अंदर एंटर हो सकते हैं, दैट इज़ 4 आर ऑलरेडी प्रेजेंट. 8 - 4 पीछे वैकेंसी हमारे पास कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन्स की. तो ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इसके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2s एंड 3 2p. इसके अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखें 2s और 2p ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. दे गो अंडर sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी ये हम अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे जिसके अंदर बॉन्ड्स जो हैं ये शेल्स जो हैं ये चेंजेस इनके अंदर चेंजेस आते हैं ताकि इनके अंदर क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन होती है. हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या मतलब है कि ये 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो हैं असल में ये दे आर एट डिफरेंट एनर्जी लेवल. तो जब हाइब्रिडाइजेशन होती है हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन मतलब वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर नई किस्म के ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कि तमाम
ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। सेम एनर्जी लेवल का मकसद क्या है कि ताकि ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है उनको इजीली एडजस्ट कर सकें। इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करने के लिए एनर्जी लेवल का इशू क्रिएट ना हो। दैट इज़ वाई हाइब्रिडाइजेशन अकर्स। सो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो 4 न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, दे आर डायरेक्टेड इन स्पेस अलोंग द 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। यानी कि अभी अगर यहाँ पे देखें ये एनर्जी लेवल के हिसाब से इनकी शेप डिफरेंट होगी, पर जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन में 2s और 2p ऑर्बिटल्स मिलके आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं। ये टोटल 4 ऑर्बिटल्स बदले में बनेंगे, उनको हम sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनते हैं इनको हम sp3 का नाम देते हैं। और ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि कार्बन इज़ एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन और टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर्स। अब अगर आप 3 डायमेंशनली इसके स्ट्रक्चर को देखें, कुछ इस तरह से 4 कॉर्नर्स होंगे जहाँ पे इसके ये ऑर्बिटल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। 4 कॉर्नर्स में जब ऑर्बिटल्स हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और हर ऑर्बिटल के अंदर यानी टोटली 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हर ऑर्बिटल के अंदर मज़ीद एक एक इलेक्ट्रॉन की अभी गुंजाइश है जो कि कार्बन अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है। सो दिस इज़ द यूनिट सेल ऑफ डायमंड। इसको हम कह सकते हैं कि ये डायमंड का यूनिट सेल है। जिस तरह से हमने सोडियम क्लोराइड देखा था, पूरे उसके क्रिस्टल के बाद हम यूनिट सेल को स्टडी कर रहे थे, हमने कहा था कि यूनिट सेल जो होता है वो पूरे के पूरे क्रिस्टल को प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करता है। जिस तरह की प्रॉपर्टी एक यूनिट सेल के अंदर होगी, सेम वैसी ही प्रॉपर्टी पूरे के पूरे एलिमेंट के अंदर, पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर आपको दिखेगी। सो ये दिस इज़ द यू कैन से दिस इज़ द यूनिट सेल ऑफ द डायमंड। और जिस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आएंगी, ओवरऑल पूरा क्रिस्टल भी इसी तरह से अरेंज होगा। और बहुत सारे ये यूनिट सेल जो हैं बहुत सारे जो कार्बन के एटम्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए इस तरह से पूरा यूनिट सेल बना लेते हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलके ओवरलैप करके दे फॉर्म अ ह्यूज स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पे इस कार्बन के ये वाले बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं sp3 जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद बने थे। और ये टेट्राहेड्रॉन, अगर आप इमेज लेके आए इसकी, टेट्राहेड्रॉन के तौर पे प्रेजेंट होंगे। टेट्राहेड्रॉन क्या है कि ऐसी साइड जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ऐसी शेप को हम टेट्राहेड्रॉन का नाम देते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ टेट्राहेड्रॉन जिसके अंदर कार्बन के पास 4 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक एक की मज़ीद अभी वैकेंसी बाकी है। तो यहाँ पे जब एक और मॉलिक्यूल इस तरह का यूनिट सेल आएगा वो इसके साथ ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने का मकसद क्या होता है कि पहले से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। दोबारा से इसको नीटली बना लेती हूँ। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हर एक कॉर्नर पे एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो जब एक और यूनिट सेल दूसरी तरफ से आएगा, क्योंकि उसमें भी सेम इसी तरह की शेप होगी, सेम इसी तरह से है कि कहीं पे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 4 की वैलेंसीज अभी बाकी हैं, यानी कि 4 अभी और रिक्वायरमेंट है। सेम इसी कार्बन के पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और 4 की वैकेंसी है। इसको 4 मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके, टोटली 8 लेके आ सके। So each carbon will form bond with 4 other carbons। ये वाला कार्बन एक कार्बन है, इसकी ये बॉन्ड बने हुए हैं, इसका ये वाला बॉन्ड किसी और कार्बन के साथ अटैच होगा, ये वाला बॉन्ड किसी और कार्बन के साथ अटैच होगा, ये वाला बॉन्ड किसी और कार्बन के साथ और ये वाला बॉन्ड एक सेपरेट कार्बन के साथ। तो इस तरह से फर्दर ये वाला कार्बन आगे 3 और कार्बन के साथ अटैच होगा। तो हर कार्बन जो इसके अंदर प्रेजेंट है उसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। 4 बॉन्ड्स बनाने का मतलब क्या है कि देखें, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया और बदले में इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, दोनों की शेयरिंग की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में भी आ रहे हैं और इसके हिस्से में भी आ रहे हैं, शेयरिंग जो हो रही है। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 2 4s are 8। ये 8 इसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरह से ये कार्बन जो है ये स्टेबल हो जाएगा। सिमिलर केस होगा इसके आसपास मौजूद तमाम कार्बन एटम का, तमाम के तमाम कार्बन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के स्टेबल कर देंगे एक दूसरे को। सो यहाँ पे बात हुई है ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग का मतलब है कि ये कार्बन का एक
इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो ये वाला शेल होगा ये ओवरलैप करेगा, यानी कि उसको भी शेयरिंग की वजह से उसको भी अपने अंडर ले लेगा। सिमिलरली क्योंकि इस कार्बन ने भी इसका इधर से पार्ट लेना है, उसने अपना शेयर किया, बदले में इसको भी शेयर करना है, तो ये भी इस तरह से ओवरलैप हो जाना, यानी कि इसके जो बॉन्ड्स हैं एक दूसरे के ओवरकम हो जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द कार्बन फॉर्म्स लिंक्स विद 4 अदर कार्बन एटम्स। तो ये जो बॉन्ड्स हैं जो कि कार्बन एटम्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये दे आर कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट का मतलब है यहाँ पे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग हो रही है, इक्वल शेयरिंग हो रही है। और इक्वल शेयरिंग से क्या है कि कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके पास प्रेजेंट है, और शेयरिंग की वजह से 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंसी में एंटर हो जाएंगे। 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स जब वैलेंसी में एंटर होंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसके साथ वाले कार्बन से इसने कंप्लीटली उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन कर लिया, ऐसा नहीं होता, बल्कि शेयरिंग का प्रोसेस है। बदले में ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी शेयर करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को भी देगा दूसरे कार्बन को, और वो अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करेगा। तो शेयरिंग करने से दोनों जो कार्बन एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसीज हैं वो फिल अप हो जाएंगी, और इस तरह से पूरा का पूरा जायंट मॉलिक्यूल बनेगा जो कि बहुत स्टेबल होगा। तो इसी तरह के बॉन्ड्स थ्रू आउट द डायमंड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब अगर हम लोग देखें बॉन्ड एंगल की, यानी कि ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं, एक ये वाला इसका बॉन्ड है ऑर्बिटल और एक ये दूसरा बॉन्ड है, इनके दरमियान में जो एंगल है दैट इज़ 109.5 डिग्री के तौर पे यहाँ पे डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। और इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड बने हैं, ये दोनों कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड है जो शेयरिंग की वजह से बना है, इसकी लेंथ उन्होंने दी है 154 पिकोमीटर। तो इस तरह से थ्रू आउट द कार्बन एटम ये एक पूरा जायंट मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसके और ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो एंगल है बिटवीन द बॉन्ड्स दैट इज़ 109.5 डिग्री, और जो डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड्स है दैट इज़ 154 पिकोमीटर। तो ये जो होल लेटिस बनेगा, जब ये बहुत सारे इस तरह के कार्बन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे इस तरह के यूनिट सेल जैसे हम कहेंगे कार्बन के एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो जायंट मॉलिक्यूल बना देंगे पूरे कोवेलेंट क्रिस्टल के। इसे हम लोग लेटिस भी कह सकते हैं। सो इट इज़ कंटिन्यूस, एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी जो कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो पूरे के पूरे डायमंड क्रिस्टल में आपको नज़र आएगी, और इसकी वजह से डायमंड का पूरा मॉलिक्यूल जो है एक सिंगल जायंट 3 डायमेंशनल कार्बन मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। आप उसमें से ये नहीं कहेंगे कि ये वाला कार्बन का सेपरेट मॉलिक्यूल है, ये सेपरेट मॉलिक्यूल है, ये सेपरेट मॉलिक्यूल है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर बॉन्डिंग कोवेलेंट है और ये एक जायंट मॉलिक्यूल के तौर पे हर जितना भी आप पूरा मॉलिक्यूल देख ले डायमंड का, उसके अंदर जिधर से भी जिस एंगल से भी आप स्टडी कर लेंगे आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इसी तरह के यूनिट सेल्स और उनके दरमियान के बॉन्ड्स नज़र आएंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्डिंग हम डायमंड को एज अ सिंगल मॉलिक्यूल ही कंसिडर करते हैं, जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। सो द ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है डायमंड का आपकी बुक में भी दिया गया है, दैट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है हम लोग उसे क्यूबिक फॉर्म में कंसिडर करते हैं, आपकी बुक में फिगर नंबर 4.18 के तौर पे दी गई है। एंड अगर उसके यूनिट सेल को हम लोग डिस्क्राइब करें तो यूनिट सेल कुछ इस तरह से है। तो उम्मीद है ये वाला आपको समझ आया हो कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। यहाँ पे आप देखें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है। अगर हम ओवरऑल देखें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को साइड पे करके सिर्फ कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को कंसिडर करें तो जिस तरह से ये कार्बन है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कार्बन है और इसने ये 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। बॉन्ड मतलब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि इस कार्बन का है। अब यहाँ से दूसरा कार्बन आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। शेयरिंग से क्या होता है, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी शेयर किए हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। सिमिलरली यहाँ पे एक और कार्बन का एटम आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया। शेयर का मतलब है बस उसका कुछ हिस्सा लेना, कंप्लीटली नहीं लेना, और अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिसकी वजह से 2 एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसकी फिल हो गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे
2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए, यहीं पे यहाँ पे भी एक और अटैच हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब इसकी आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो गए तो ये कार्बन एटम की बात करें ये स्टेबल फॉर्म में आ गया। तो जब कोई भी एटम स्टेबल फॉर्म में आ जाए और तो उसका मतलब है स्टेबिलिटी, हर चीज़ जो यूनिवर्स की है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। और जब स्टेबिलिटी अटेन हो जाए तो जिस बॉन्ड की वजह से अटेन होती है वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है कि उसको ईजीली ब्रेक ना कर सके। तो ये सिस्टम सिर्फ यहीं तक स्टॉप नहीं होता, अगर आप फिर हर कार्बन जो कि अटैच हो रहा है उसको आगे देखें, वो भी इंडिविजुअली आगे बहुत सारे कार्बन्स के साथ अटैच हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कार्बन का मैटर हम स्टडी कर रहे हैं, हर कार्बन। अब हर कार्बन को आप देख लें, यहाँ पे हर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो फर्दर ये जो आगे कॉर्नर्स पे हैं ये भी इसी तरह अपने बॉन्ड्स कंप्लीट करते जाएंगे और इस तरह से एक जाइंट मॉलिक्यूल जो कि 3 डायमेंशनल यानी कि हर तरफ को फैला होगा वो आपको नज़र आएगा। ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल कार्बन एटम्स होंगे जो कि दैट इज़ स्प्रेडिंग थ्रू आउट द सॉलिड। तो इस तरह से पूरा एक मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि ये बॉन्ड्स कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहे हैं तो जाइंट मॉलिक्यूल के तौर पे ये एग्जिस्ट करेंगे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड पे। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माय नेक्स्ट लेक्चर।